टाइप्स ऑफ टैक्स या करों के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो मेनली हम बात कर रहे होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की। तो कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो डिफरेंस है उसका मीनिंग क्या है। कैसे हम समझ पाते हैं कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट या प्रत्यक्ष है और कौन सा टैक्स अप्रत्यक्ष है, इसका क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए। तो अगर हमें एक सिंगल लाइन में बताना हो तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो कि मालूम है किसी को? प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिनका स्थानांतरण होता है कि नहीं होता, जिनका स्थानांतरण बोलिए, स्थानांतरण नहीं होता, नॉन शिफ्टेड होते हैं। ये स्थानांतरण नहीं होने का मतलब है कि जिस पर ये लगाए गए हैं वही उसको पे करेगा, इसे किसी और पर टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो करों के जो प्रभाव होते हैं उसमें दो शब्द आते हैं, एक है कराघात, ठीक है, कराघात, और दूसरा है करापात। कराघात और करापात, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंपैक्ट और इसको कहेंगे इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस। तो ये जो कराघात और करापात है इसके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे प्रत्यक्ष कर को और अप्रत्यक्ष कर को। पहले इनको जान लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, जब किसी पर टैक्स लगाया जाता है उस पर जो उसका प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं इंपैक्ट। इंपैक्ट या कराघात। हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इंग्लिश में ज्यादा समझिएगा। इंपैक्ट का मतलब होता है वो प्रभाव जिस पर टैक्स लगाया गया हो। जैसे आपके ऊपर टैक्स लगाया गया तो आप पर टैक्स का जो प्रभाव पड़ा उसको क्या कहा जाएगा? इंपैक्ट ऑफ टैक्स। लेकिन इंसिडेंस का मतलब होता है कि जिसके द्वारा इस टैक्स का भुगतान किया जाएगा उस पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे कहा जाएगा इंसिडेंस या करापात। अब इसको हम किस तरह समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए जीएसटी है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। किस पर लगाया गया है? किस पर लगाया गया है? किस पर लगाया जाता है जीएसटी? व्यापारियों पर, ट्रेडर्स पर लगाया जाता है ना, व्यापारियों पर लगाया जाता है ना। लेकिन इसको देता कौन है? कंज्यूमर। तो व्यापारियों पर जीएसटी लगाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि जीएसटी का जो इंपैक्ट है वो ट्रेडर्स या व्यापारियों पर पड़ता है। लेकिन इस टैक्स को अंतिम रूप से पे कौन करता है? कंज्यूमर, ग्राहक। तो इसका इंसिडेंस किस पर पड़ता है? ग्राहक पर, है ना। यानी कि वास्तव में जो टैक्स का भुगतान करता है उस पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंस, और जिस पर कर लगाया जाता है उस पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम बोलते हैं इंपैक्ट, है ना। अब हम इस आधार पर देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष करों में इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, क्योंकि जिस पर ये टैक्स लगाए जाते हैं वही उनको पे करते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स, है ना, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अगर मेरी इनकम पर इनकम टैक्स लगाया गया है तो मुझे ही पे करना होगा। तो मुझ पर इनकम टैक्स लगाया गया तो इंपैक्ट मेरे ऊपर पड़ा, और मैंने ही इसको पे किया तो ये इंसिडेंस भी मेरे ऊपर ही पड़ा, क्योंकि ये नॉन शिफ्टेड है, इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिनके कराघात और करापात एक ही स्थान या व्यक्ति पर पड़ते हैं, क्योंकि ये नॉन शिफ्टेड होते हैं, इन्हें किसी अन्य पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ये बात जानना इसलिए है क्योंकि जिस पर टैक्स लगाए गए हैं वही इनका भुगतान करता है, तो इस टैक्स का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है, और इसकी वजह से कर देने वाले यानी कि करदाता, टैक्स पेयर, ठीक है, कर देने वाले की क्रय क्षमता पर इसका असर पड़ता है ना, क्रय क्षमता। क्योंकि जिस पर टैक्स लगाया गया है वही इसको देगा, वो किसी और पर नहीं डाल सकता। तो जब भी ये प्रत्यक्ष कर घटाए या बढ़ाए जाएंगे तो इससे करदाता या टैक्स पेयर की क्रय क्षमता पर असर पड़ेगा। जब प्रत्यक्ष कर या इनकम टैक्स बढ़ाए जाएंगे तो उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी
और जब इनकम टैक्स घटाए जाएंगे तो इसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। सीधे हमारी जेब पर असर पड़ रहा है प्रत्यक्ष कर घटाने और बढ़ाने का। ठीक है, प्रत्यक्ष कर समझ में आया। कई प्रकार के प्रत्यक्ष कर हैं, आगे हम बात करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? जस्ट इसके उलट होते हैं। अप्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिनका कराघात किसी और पर पड़ता है और करापात किसी और पर, क्योंकि ये शिफ्टेड होते हैं, इन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे जीएसटी लगाए तो गए व्यापारी पर, लेकिन दे रहा है ग्राहक, क्योंकि जीएसटी को वस्तुओं की कीमतों में जोड़ करके ग्राहक से वसूला जाता है। तो व्यापारी पर टैक्स लगा लेकिन असर पड़ा ग्राहक पर, है ना? तो कराघात कहीं और करापात कहीं और, तो इन्हें कहा गया इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। तो जस्ट इसके उलट हो गया। क्या है ये? इन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है, ये स्थानांतरित हो सकते हैं, और इसके अलावा इनमें जो इंपैक्ट ऑफ और इंसिडेंस है ये अलग अलग स्थानों पर पड़ते हैं। ये उस पर पड़ता है जो अंतिम रूप से टैक्स देता है, और ये उस पर पड़ता है जिस पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो यहां अलग अलग स्थानों पर पड़ते हैं, क्योंकि जैसे जीएसटी है, जीएसटी लगाया गया है व्यापारी वर्ग पर, लेकिन दे रहा है कौन? ग्राहक। ठीक है, और क्योंकि इसे वस्तुओं में जोड़ करके वसूला जाता है, तो जब भी जीएसटी बढ़ता है क्या हो जाता है? वस्तु महंगी हो जाती है, यानी कि कीमतों में परिवर्तन होता है ना? यानी कि अप्रत्यक्ष करों के परिवर्तन से कीमतें परिवर्तित होती हैं और प्रत्यक्ष करों के परिवर्तन से ग्राहक की क्रय क्षमता परिवर्तित होती है। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के प्रभावों में अंतर जान करके ही हम आगे ये समझ पाएंगे कि जब इनमें परिवर्तन होता है तो किस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना? एक बात दिमाग में स्पष्ट हो गई कि जब प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन होता है तो ग्राहक की परचेजिंग पावर अफेक्टेड होती है, और जब अप्रत्यक्ष करों में परिवर्तन होता है तो वस्तुओं की कीमतों में चेंज होता है, अप डाउन होती हैं, जो कि अपोजिट फॉर्म में होती हैं। कीमतें बढ़ेंगी, टैक्स बढ़ेगा, कीमतें सिमिलर होती हैं। टैक्स बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ेंगी, टैक्स घटेगा तो कीमतें घटेंगी। और परचेजिंग पावर में क्या होता है? टैक्स घटेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और टैक्स बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर घटेगी। दोनों का असर अलग अलग पड़ रहा है ना? तो फिर हम कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए टैक्स में क्या परिवर्तन होगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि कौन से टैक्स की बात हो रही है, क्योंकि दोनों प्रकार के टैक्स में एक जैसा परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का इंपैक्ट अलग अलग पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए अगर आप ये कहेंगे टैक्स बढ़ा देने चाहिए, तो आप किस टैक्स की बात कर रहे हैं? अगर आप जीएसटी की बात कर रहे हैं तो इसको बढ़ाने से तो महंगाई और बढ़ जाएगी, तो हमें क्या कहना होगा? प्रत्यक्ष कर बढ़ा देने चाहिए। अगर महंगाई को रोकना है तो प्रत्यक्ष कर बढ़ाने होंगे, अप्रत्यक्ष कर घटाने होंगे, तो क्योंकि दोनों का प्रभाव अलग अलग पड़ रहा है। बात यहां पर साफ हो गई? ठीक, अब हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। आप भी अगर जानते हो तो नाम बताना है आपको। प्रत्यक्ष कर और दूसरी तरफ हम लिखेंगे अप्रत्यक्ष कर। देखिए, जब से अप्रत्यक्ष कर जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से अप्रत्यक्ष करों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ना? अप्रत्यक्ष करों में परिवर्तन आया है क्योंकि बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर जो हैं वो जीएसटी में मिला दिए गए हैं। तो ये बात अलग है कि वर्तमान में कितने अप्रत्यक्ष कर लागू हैं, लेकिन फिर भी जो इसमें मिला दिए गए हैं उनके संदर्भ में भी हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से कर प्रत्यक्ष हैं और कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि सीधे सीधे यहीं से पूछ लिया जाता है इनमें कौन कौन से प्रत्यक्ष हैं, कौन से अप्रत्यक्ष हैं। तो बताइए, आप कौन कौन से प्रत्यक्ष करों के नाम जानते हैं? जल्दी बताइए। आयकर है ना? और जब हम आयकर की बात करते हैं तो यहां पर व्यक्तिगत पर्सनल इनकम टैक्स जो व्यक्तियों की कुल वार्षिक आय पर लगाया जाता है। दूसरा क्या है? निगम कर। निगम कर भी
इनकम टैक्स है, लेकिन किसका? कंपनियों पर लगने वाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंपनी कर। इसी को कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं। निगम कर भी प्रत्यक्ष कर है। किस पर लगाया जाता है? कंपनियों की शुद्ध वार्षिक आय पर। और कंपनियां इसे देखिए, किसी कंपनी में कोई सामान बनाया जाता है तो उस सामान पर लगेगा जीएसटी, लेकिन कंपनी की जो इनकम है उस पर लगेगा निगम कर। समझ गए? तो जीएसटी लगेगा वो ग्राहक देगा क्योंकि वो शिफ्टेड है, लेकिन जो इनकम टैक्स, जो निगम कर लग रहा है कंपनी की शुद्ध आय पर, इसे तो कंपनी को खुद देना पड़ेगा ना। इसका लोड तो वो अपने ग्राहक पर नहीं डाल सकती ना। ये डिफरेंस है इनमें। तो निगम कर के अलावा और कोई प्रत्यक्ष कर, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, है ना। अभी इनके बारे में हम डिटेल्स बताएंगे आपको। उपहार कर, इसके अलावा पूंजी लाभ कर, इनको नोट करते जाइए। पूंजी लाभ कर, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स 2 प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो कैपिटल गेन टैक्स क्या, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे अभी आपको, ठीक है। और क्या होता है इसमें? और जैसे सीटीटी, ठीक है, और एसटीटी, ये क्या है? सीटीटी क्या है? कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। एसटीटी क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। प्रतिभूति लेन देन कर और नगद लेन देन कर, ठीक है, प्रत्यक्ष कर है ये। इसके अलावा एक और आएगा इसमें, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर, इसको बोलते हैं न्यूनतम वैकल्पिक कर। न्यूनतम वैकल्पिक कर, ठीक है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये किसी व्यक्ति की कुल वार्षिक आय पर लगता है। या कुल और शुद्ध में अंतर समझना है, क्योंकि निगम कर कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर लगता है और आयकर व्यक्ति की कुल वार्षिक आय। कुल और शुद्ध के बीच का अंतर समझते हैं। जैसे आपने एक साल में 20 लाख रुपए कमाए तो ये आपकी कुल आय है, पूरे 20 लाख पर टैक्स देना होगा। इसमें से जो टैक्स छूट है उसको घटा के, जैसे वर्तमान में भारत में टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है, तो इस 20 लाख में से 2.5 लाख घटाने के बाद जो बचेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो निगम कर है ये कंपनी की कुल आय पर नहीं बल्कि शुद्ध आय पर लगता है। शुद्ध आय क्या है कंपनी की? 1 वर्ष की कुल आगत और कुल निर्गत के बीच का अंतर, यानी कि जो टोटल आउटपुट और इनपुट है कंपनी के, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे कंपनी की शुद्ध आय कहा जाता है, ठीक है। और उस पर कंपनियां क्या देती हैं? निगम कर देती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं। तो ये हो गया हमारा निगम कर। तो जाहिर सी बात है ये भी प्रत्यक्ष ही है दोनों। उपहार कर क्या होता है? उपहार कर एक ऐसा टैक्स है जो कि उपहार प्राप्त करने वाले को देना पड़ता है। जैसे अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है लेकिन इसमें दहेज नहीं होता, याद रखना दहेज पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि दहेज गैर कानूनी है और टैक्स कानूनी चीजों पर लगता है। अगर दहेज पर टैक्स लग गया तो इसका मतलब है कि सरकार ने दहेज प्रथा को स्वीकार कर लिया, वैध हो जाएगा ना, कानूनी हो जाएगा ना, इसलिए दहेज पर टैक्स नहीं लगता है। तो दहेज को छोड़कर या रजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा दिए गए उपहारों को छोड़कर, जैसे तमाम ऐसे उपहार होते हैं जो कि जैसे नोबेल पुरस्कार है, शांति पुरस्कार है, ये सब पुरस्कार में आपको पैसे मिलते हैं ना, तो ये क्या है? प्रमाणित संस्थाओं द्वारा दिए गए हैं। इनको छोड़कर इन पर टैक्स नहीं लगता, ये भी तो उपहार ही हैं आपके। तो इनको छोड़कर बाकी जो उपहार मिलते हैं आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा जो रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका उपहार है। लेकिन अगर इस टैक्स की कीमत 50,000 रुपए या इससे ज्यादा हुई तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज ये टैक्स सीमा के अंतर्गत नहीं आते। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता लगा किसी ने 10 रुपए भी दिए तो टैक्स, ऐसा नहीं है। 50,000 तक का गिफ्ट टैक्स फ्री है, उसके ऊपर जब लगेगा तब टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा पूंजी लाभ कर क्या है? पूंजी लाभ कर जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, निवेश किया उसमें और बाद में उसको बेचा, तो उसमें आपको बेनिफिट हुआ, पूंजी का लाभ हुआ। आपने 10 लाख का खरीदा, 20 लाख का बेचा, तो कुल कितना पूंजी अर्न किया आपने? 10 लाख का। तो जो आपने कैपिटल गेन किया है,
कैपिटल गेन किया है उस पर क्या देना होगा? टैक्स। तो ये क्या हो गया? कैपिटल गेन टैक्स। जो पूंजी आपने प्राप्त की है लाभ के रूप में, उस पर आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से प्रॉपर्टी खरीदा है और उसने वो प्रॉपर्टी पहले 10 लाख का खरीदा था, मुझे 20 लाख में बेचा, तो उसने मुझसे 20 लाख रुपए प्राप्त किए। तो उस व्यक्ति को अपने 10 लाख का टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स उसको खुद पे करना पड़ेगा। वो मेरे ऊपर उस सामान की कीमत में उसको जोड़ नहीं सकता, क्योंकि यह उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसने लाभ कमाया होता है। तो लाभ किसने कमाया? बेचने वाले ना, खरीदने वाले ने तो कमाया नहीं। तो पूंजी लाभ कर एक प्रत्यक्ष कर है, समझ गए? इसे किसी और पर ट्रांसफर नहीं किया जाता। और ये दो प्रकार का होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LT CGT और ST CGT। ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्या मैटर है? तो कोई भी संपत्ति जब खरीदी जाती है और 3 साल से पहले बेची जाती है, तो इस पर जो टैक्स लगता है इसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई संपत्ति खरीदने के 3 साल बाद बेची जाती है और उस पर जो लाभ कमाया जाता है, उस लाभ पर जो टैक्स लगता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। फिर से सुनिए, 3 वर्ष से पहले बिक्री की गई, खरीदने के 3 वर्ष से खरीदने के बाद 3 वर्ष से पहले बिक्री की गई वस्तुओं के लाभ पर जो टैक्स लगता है उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं। और 3 साल मतलब 36 महीने के बाद अगर वो सामान बिकता है तो उस पर लॉन्ग टर्म लगता है। लेकिन शेयर के मामले में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की सीमा 1 वर्ष है। ठीक है, अगर शेयर 1 साल से पहले बेचे जाते हैं तो शॉर्ट टर्म लगेगा और 1 साल के बाद बेचे गए तो लॉन्ग टर्म लगेगा। बाकी सभी चीजों के संदर्भ में वही 3 साल की लिमिट है इसमें। ठीक है, तो चाहे हाँ, इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो लॉन्ग टर्म होता है, 3 साल के बाद अगर आप अपना सामान बेचेंगे, उसमें मुद्रास्फीति को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इन 3 सालों में रुपए की वैल्यू भी तो कम हो गई ना। जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी वैल्यू कम हो गई। जैसे आपने 10 साल पहले 10 लाख रुपए का एक मकान खरीदा और 10 साल बाद उसको 20 का बेचा, तो देखने में तो लग रहा है कि आपने 20 लाख रुपए कमाए, लेकिन 10 साल पहले और 10 साल बाद उस रुपए की वैल्यू भी तो परिवर्तन आया। तो आपने वास्तविक लाभ कितना कमाया, ये जानने के लिए इसमें मुद्रास्फीति निकाली जाएगी। इन 10 सालों में जो मुद्रास्फीति बढ़ गई है, जैसे मान लीजिए आपने जब खरीदा था तब मुद्रास्फीति 5% थी, आप जब बेच रहे हैं तो मुद्रास्फीति 8% हो गई। तो इस 10 लाख में से जो कि आपने लाभ कमाया है उसमें से 3% निकाल दिया जाएगा, जो बचेगा उस पर टैक्स लगेगा। इसे कहा जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बात समझ में आई? लेकिन अगर 3 साल से पहले आपने अपना सामान बेचा तो फिर पूरे पर आपको देना होगा, तो उसमें मुद्रास्फीति को मेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या हैं? दोनों ही प्रत्यक्ष कर हैं, इन्हें किसी और पर ट्रांसफर नहीं किया जाता। CTT नगद आप निकालेंगे तो आप ही को देना पड़ेगा, नगदी का ट्रांसफर करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप एक सीमा से ज्यादा नगदी निकालते हैं या जमा करते हैं तो उस पर टैक्स देना होता है। इसके अलावा प्रतिभूति लेन देन कर, STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, और जब आप शेयर बेचते हैं तब भी आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी कि शेयर या प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर एक प्रत्यक्ष कर है, जिसे हम STT के नाम से जानते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ये किस पर लगता है? शून्य कर कंपनियों पर, 0 टैक्स कंपनियों पर लगता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि शून्य कर कंपनी किसे कहते हैं, क्योंकि सीधे सीधे यहीं से प्रश्न आ गया है, मैट किस प्रकार की कंपनियों पर लगाया जाता है? तो मैट 0 टैक्स कंपनी पर लगाया जाता है। 0 टैक्स कंपनियां क्या होती हैं? ध्यान रहे, ये प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स होता है। 0 टैक्स, जुकाम हो गया ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपनी आवाज पहचान में नहीं आ रही है, लग रहा है कौन बोल रहा है। खुद की आवाज को सुनकर के लग रहा है कौन बोल रहा है ये। और जुकाम दिखाई नहीं देता लेकिन परेशान बहुत करता है भाई, है ना। तो ये जो मैट है ये 0 कर कंपनियों पर लगता है। 0 कंपनियां वे होती हैं जो वास्तव में प्रॉफिट तो कमा रही होती। कंपनियां कौन सा टैक्स देती हैं? निगम कर ना। लेकिन ये वो कंपनियां हैं जो प्रॉफिट तो कमा रही थी, इन्हें निगम कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बहुत सारी छूट का लाभ उठा लिया। छूट भी मिलती है ना,
अगर कंपनियां अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करें तो टैक्स में बच सकती हैं, कंपनियां ये खर्चा करें तो टैक्स में बच सकती हैं, शुद्ध लाभ अपना बढ़ा दें, शुद्ध लाभ घटा दें और खर्चे बढ़ा के दिखा देते हैं तो कंपनियां टैक्स से बच जाती हैं ना। तो ऐसी कंपनियां जिनका प्रॉफिट तो प्लस में था लेकिन उन्होंने तमाम प्रकार की कर छूट का लाभ उठा करके कर देने से अपने आप को बचा लिया है, निगम कर पे नहीं किया है, ऐसी कंपनियों को क्या कहते हैं? शून्य कर कंपनी। क्या कहते हैं? शून्य कर कंपनी। और इन शून्य कर कंपनियों को पहली बार मैट के दायरे में लेकर के आए पी चिदम्बरम एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन 1997-98। पी चिदम्बरम ने कहा कि अब इन कंपनियों को भी टैक्स देना होगा जो अपने आप को जीरो टैक्स कंपनियां अनाउंस कर लेती हैं, इन्हें अपने शुद्ध लाभ के कम से कम 30% भाग पर अनिवार्य रूप से निगम कर का पे करना होगा। जैसे अगर इनका लाभ 100 रुपए है और इन्होंने कर छूट का लाभ उठा करके 1 पैसा टैक्स नहीं भरा है तो ये शून्य कर हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस 100 रुपए का जो कि इनका लाभ है इसके कम से कम 30% यानी कि 30 रुपए पर इनको निर्धारित दर से निगम कर देना ही पड़ेगा। भले ही इन्होंने टैक्स का लाभ उठा के स्वयं को जीरो कर लिया हो, फिर भी इनको अपनी जो शुद्ध लाभ है उसके 30% पर अनिवार्य रूप से टैक्स देना होगा और इस टैक्स को कहा जाएगा मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। समझ में आ गया? प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं? अक्सर इसमें बच्चे समझ नहीं पाते कि ये डायरेक्ट है कि अनडायरेक्ट, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ये निगम कर का ही एक रूप है, कुछ और नहीं है। लेकिन जो कंपनियां निगम कर से बच के निकल जाती हैं उन पर यह लगाया जाता है। समझ गए? ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कर जो कि जिस पर लगाया जाए उसी के साथ उसी को इसका भुगतान करना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? निगम, उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब हम आ जाए अगर अप्रत्यक्ष कर पर, तो अप्रत्यक्ष कर में आज सबसे बड़ा नाम है जीएसटी का, और जीएसटी 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर के बनाया गया है। जब जीएसटी बनाया गया तो 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया गया। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है। ठीक है। और इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या से ये काम करता है, ये हम आगे जीएसटी पूरा एक टॉपिक लेने वाले हैं, उसमें पूरा विस्तार बताएंगे आपको, क्योंकि जीएसटी भारत में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है। ठीक है। इस जीएसटी के द्वारा जो पुराने टैक्स थे उनकी संरचना बदली गई, इसलिए इसमें संविधान में संशोधन भी करना पड़ा, है ना। पुरानी कर संरचना को बदलने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान थे टैक्स के, उनको क्या करना पड़ा? बदलना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। अगला टैक्स कौन सा है जीएसटी के अलावा जो कि अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? कोई भी बता दो जो आप जानते हो। वैट, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स। आप कहोगे जीएसटी लग गया तो अब वैट कहां? जिन चीजों पर जीएसटी नहीं है उन पर अभी भी वैट है। सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। आप अपनी गाड़ी को रिफ्यूल कराते हैं, डीजल पेट्रोल भरवाते हैं, तो उसमें जो टैक्स लगता है वो वैट होता है, और वैट राज्य स्तर का है, इसलिए राज्य सरकारों की जेब में जाता है ये पैसा। ठीक है ना। और इसका कोई हिस्सा केंद्र सरकार को नहीं मिलता, जबकि जीएसटी से जो कलेक्शन आता है उसका एक हिस्सा राज्यों को भी दिया जाता है। समझ गए? तो कुल मिलाकर के वैट भी क्या है, अभी हम बताएंगे किस पर लगाए जाते हैं। वैट क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी, है ना, सीमा शुल्क को और क्या कहते हैं? आयात निर्यात कर। क्या कहते हैं? आयात निर्यात कर। ये किस पर लगता है? जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, क्रॉस बाउंड्री जो ट्रेड होता है दूसरे देशों के साथ, चाहे वो जल मार्ग से हो, चाहे वो वायु मार्ग से, चाहे मतलब बाय एयर हो, बाय वाटर हो, किसी भी माध्यम से हो, जो भी आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम कस्टम बोलते हैं। इसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे बिक्री कर था, सेल टैक्स था, जैसे सर्विस टैक्स था, जो कि अब जीएसटी में मिल चुके हैं, ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर थे। तो आज हम जीएसटी के रूप में एक सबसे विशालतम कर को पढ़ेंगे, डिटेल्स में इसका अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर के इनके बीच का अंतर और इनका प्रभाव, अंतर समझ में आया दोनों में, और इनके जो नाम है वो समझ में आए। चलिए थोड़ा सा इनमें हम प्रभाव भी समझ लेते हैं। प्रभाव, जो जो यहाँ मेन चीजें हैं उनको नोट करते जाएं आप। ठीक है। ये शॉर्ट एक तरह से आपके नोट्स बन जाएंगे, एक लाइन में पूरा फिगर बन जाएगा। तो प्रभाव में अगर हम देखें, फिर से 2 प्रकार के टैक्स यहां पर हम मेंशन करेंगे। कौन से? प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष, क्योंकि दोनों का प्रभाव अलग अलग है ना, दोनों का प्रभाव अलग अलग है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का। तो प्रत्यक्ष कर से क्या होता है, प्रत्यक्ष कर से सीधे सीधे जो उपभोक्ता है, यहां उपभोक्ता न कह करके इसको हम करदाता कहेंगे, है ना, क्योंकि करदाता में सभी वर्ग आ जाते हैं, वे उपभोक्ता भी होते हैं, वे निवेशक भी होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो करदाता है उस करदाता की क्रय क्षमता, करदाता की क्रय क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। या हम क्रय क्षमता के अलावा एक यहां पर शब्द और लिखें कि करदाता के पास मुद्रा की तरलता पर प्रभाव पड़ता है ना, मुद्रा की तरलता पड़ता है कि नहीं, कि भाई मनी लिक्विडिटी पर असर पड़ता है। जैसे आपके पास, आपने पैसा कमाया, 20-25 लाख रुपए आपने कमाया, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। पहले आप सालाना 4 लाख रुपए टैक्स भरते थे और सरकार ने अगर बढ़ा दिया तो हो सकता है आपको 5 लाख देना पड़े, तो आपकी जेब से सीधे सीधे 1 लाख रुपए कम हो गया और इससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस आपकी जेब का पैसा निकल गया, है ना। तो क्या हो गया, आपकी जेब में मनी लिक्विडिटी कम हो गई, और ऑब्वियस सी बात है जब मनी लिक्विडिटी कम होगी तो खर्च करने के लिए कम पैसे बचेंगे आपके पास, है ना। आपके पास अब पहले जितना पैसा नहीं बचेगा, तो करदाता की क्रय क्षमता पर असर पड़ता है। और उसके पास देखिए, अगर क्रय क्षमता परिवर्तित होगी तो बाजार में मुद्रा की तरलता तो प्रभावित होगी ही होगी, है ना। और इस बात को अगर हम ऐसे जोड़ें कि करदाता की क्रय क्षमता का असर, करदाता की मुद्रा की तरलता, और इसका असर बाजार, या बाजार का विस्तृत रूप क्या है, अर्थव्यवस्था, है ना। बाजार या अर्थव्यवस्था पर क्या, किस प्रकार से पड़ेगा, मुद्रा, अगर ग्राहक की जेब में मुद्रा की तरलता पर जो प्रभाव पड़ेगा वैसे ही सीधे बाजार पर पड़ेगा। जैसे अगर प्रत्यक्ष कर घटाए जाएंगे तो करदाता की क्रय क्षमता बढ़ेगी, उसके पास मुद्रा की तरलता बढ़ेगी और बाजार में मनी फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, मनी फ्लो बढ़ जाएगा। और मनी फ्लो बढ़ने से क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। तो ऐसा कब किया जाएगा, ये काम कब किया जाएगा, ये काम तब किया जाएगा जब अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही हो, तो अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए प्रत्यक्ष कर में कमी की जाएगी। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में स्फीति का प्रभाव हो, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हो, तो क्या किया जाएगा, प्रत्यक्ष कर को बढ़ा करके करदाता की क्रय क्षमता को घटाया जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट इंपैक्ट पड़ रहा है। जब क्रय क्षमता घटेगी, क्योंकि टैक्स ज्यादा दे रहा है, कम पैसे बचेंगे, तो उसकी जेब में मुद्रा की तरलता कम होगी, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बाजार में मुद्रा की जो फ्लो है, मनी फ्लो है, वो धीमा हो जाएगा और कीमतें क्या हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी। इसका मतलब है कि जब प्रत्यक्ष कर घटते हैं तो कीमतें, डायरेक्ट कीमत पर प्रभाव, देखिए उस चीज को फोकस कीजिए जहां पर प्रश्न आते हैं। प्रत्यक्ष कर घटा, कीमतें बढ़ी, और प्रत्यक्ष कर बढ़ा, कीमतें घटी, है ना। स्पष्ट प्रभाव देख रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स घटने से कीमतें बढ़ जाएंगी और टैक्स बढ़ने से कीमतें घट जाएंगी। अब इसका असर हम मांग पर देखें तो ज्यादातर कीमत और डिमांड से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही प्रत्यक्ष कर कम होंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, और प्रत्यक्ष कर बढ़ेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। समझ गए। तो प्रत्यक्ष कर के घटने और बढ़ने का मांग और कीमत पर प्रभाव समझ में आ गया, और मांग और कीमत के साथ साथ बाजार में मुद्रा के प्रवाह या फ्लो पर क्या असर होगा, ये भी सबको समझ में आ गया। अब इसके जस्ट उलट हम चलें तो अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव ठीक इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर किस पे लगाए जाते हैं, वस्तु एवं सेवाओं पर। अगर हम जीएसटी को देखें तो जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब वस्तु, सर्विस मतलब सेवाएं। पहले वस्तु कर अलग था और सर्विस टैक्स अलग था, लेकिन बाद में इसको मिला दिया गया। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर समान दर से जीएसटी लगाया जा रहा है। सभी वस्तुओं और सेवाओं पर क्या लगाया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये व्यक्ति पर या संस्था पर लगाए जाते हैं, और ये किस पर लगाए जाते हैं, वस्तु या सेवाओं पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वस्तु और सेवाओं पर अगर अप्रत्यक्ष कर लगेंगे तो इनके घटने बढ़ने का असर इन्हीं पर तो पड़ेगा, है ना। अगर अप्रत्यक्ष कर कम होंगे, मतलब जीएसटी कम होगा, तो वस्तु और सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा। हम इसकी किस चीज पर इसका प्रभाव देखते हैं, हम देखते हैं कीमत और
मांग, कि भाई यही तो दो प्रभाव हम देखेंगे, ये दो प्रभाव हमने वहां भी देखे कीमत और मांग पर, वही हम यहां देखेंगे। वस्तु और सेवा, अगर अप्रत्यक्ष कर घटेगा, जीएसटी कर घटेगा तो क्या होगा, कीमतें कम हो जाएंगी तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर अप्रत्यक्ष कर बढ़ाए जाएंगे तो कीमतें बढ़ जाएंगी, डिमांड घट जाएगी। ठीक है, वो एक जो रिलेशन होता है इनमें आपस में, कनेक्टिविटी, इंपैक्ट, उसको जरूर समझना है आपको। कोई भी प्रश्न जब आए, ये जितना भी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इन्हीं को ध्यान में रख करके आप क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन के आंसर नहीं रटते हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस प्रकार से प्रश्न, उनकी भाषा क्या होगी, किस प्रकार से ऑप्शन होंगे। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उन्हीं में से जब प्रश्न आएंगे तो वही कॉन्सेप्ट जो आप सीख रहे हैं इसी को ध्यान में रख करके, कनेक्टिविटी आपस में, इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट क्या, क्या होना चाहिए, इंपैक्ट क्या है ना, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आ गए? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर, प्रभाव और महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के नाम, सबको समझ में आ गया? नोट भी कर लिया साथ साथ सबने? ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचता है? हाँ जी, इसके बाद बचता है जीएसटी। जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा, ये पूरा का पूरा हमारा इस पर एक टॉपिक है जिसको हम शुरू कर रहे हैं, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा यहां से आएंगे। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ लें क्या, सेस एंड सरचार्ज पहले पढ़ लेते हैं, उपकर एवं अधिभार, फिर ये हमारा टैक्स में लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद फिर हम टैक्स से बाहर निकल आएंगे, सीधे वित्त आयोग पर जाएंगे, फाइनेंस कमीशन पर। ठीक है, तो हम इसको अभी होल्ड रखते हैं, अगला पेज हम ले लेते हैं और उस पर हम पढ़ रहे हैं उपकर एवं अधिभार। उपकर एवं अधिभार, नाम सुने हैं कभी इनके? इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? क्या कहते हैं? सेस एंड सरचार्ज। ठीक है, सेस एंड सरचार्ज, उपकर एवं अधिभार। अभी आपने टैक्स पढ़े, लेकिन ये टैक्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। किस पर लगाए जाते हैं? लोगों पर या संस्था पर। किसके द्वारा? बाय गवर्नमेंट। क्यों लगाए जाते हैं ये जरूरी है जानना, क्योंकि टैक्स लगाने का कोई उद्देश्य है सरकार का? टैक्स लगाने का एक ही उद्देश्य है, सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज करना, है ना? क्योंकि टैक्स क्या है? टैक्स गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम है और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, तो इनको तो गवर्नमेंट कंटिन्यू रखती है विदाउट एनी ब्रेक। बट जो सेस और सरचार्ज हैं, ये पर्टिकुलर किसी मोटिव के लिए लगाए जाते हैं, किसी गोल के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। जैसे शिक्षा उपकर, है ना, एजुकेशन सेस। जैसे मेला अधिभार, प्रयागराज में मेला लगता है, जब कुंभ लगता है ना, तो एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। रेलवेज पर, रेलवेज की टिकट में एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, रोडवेज की टिकट में जितने भी लोग इलाहाबाद आएंगे उनको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसी कुंभ मेले के लिए कलेक्शन हो रहा है ना। जब कुंभ मेला खत्म तो ये खत्म, जब तक वो रहेगा तब तक वो लगेगा, है ना। जैसे कृषक कल्याण उपकर, किसानों के, जैसे स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए सरकार पैसे इकट्ठा कर रही है, तो उस पर भी अधिभार लगाया है। भाई, जितने भी अतिरिक्त उद्देश्य सरकार पूरा करना चाहती है उनके लिए ज्यादा फंड भी तो चाहिए, तो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा सेस या सरचार्ज लगाए जाते हैं। और ध्यान रखना, सेस और सरचार्ज के माध्यम से जो कलेक्शन होता है उसे केंद्र और राज्यों में बांटा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये उसी काम पर खर्च किया जाता है जिस कार्य के लिए इसको लगाया गया है। बाकी के जैसे इनकम टैक्स बांटती है, केंद्र सरकार वसूलती है और उसे राज्यों के साथ बांटती है। कितना बांटेंगी? जो रिकमेंड करेगा। कौन रिकमेंड करता है? इसकी सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। ये कौन है भाई? अनुच्छेद 280 में हर 5 साल पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम रटने की कोशिश ना करें, केवल उनको समझें, बहुत आसान है। तो आगे हम अभी पढ़ेंगे वित्त आयोग, क्योंकि केंद्र सरकार तो भेदभाव भी कर सकती है ना, इसको 40% दिया तो उसको 20%, तो उसको 30%। अगर ऐसा होता तो कुछ राज्यों को तो बिल्कुल ही नहीं मिलता उनका हिस्सा, तुमको नहीं देंगे, तुम हमारी विचारधारा से अलग हो, है ना।
ऐसा ना हो, इसीलिए आर्टिकल 280 में यह प्रावधान कर दिया गया है कि हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन होगा और वित्त आयोग समय अनुसार इसमें परिवर्तन करता रहेगा। ये थोड़ी कि एक बार फिक्स कर दिया और आजीवन उतना ही मिलता रहेगा, समय अनुसार। तो वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही केंद्र सरकार केंद्रीय करों में राज्यों को उनका हिस्सा देती है, लेकिन वित्त आयोग की सभी सिफारिशें केंद्र सरकार स्वीकार करे ये जरूरी नहीं है। समझ गए? तो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है डॉक्टर एन.के. सिंह की अध्यक्षता में, जो 2020 से शुरू हुआ है, 25 को समाप्त हो जाएगा। उससे पहले 16वां वित्त आयोग बन जाएगा जो आगे 5 सालों के लिए काम करेगा। उस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे ये क्या है, उपकर एवं अधिभार। तो उपकर एवं अधिभार को अगर हम एक लाइन में कहें तो उपकर क्या है, कर के साथ। उपकर कर के साथ कर है, कर के साथ कर है, और अधिभार क्या है, कर के ऊपर कर, ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अधिभार कर के ऊपर। अब ये समझ में नहीं आया होगा बहुत लोगों को, ये क्या मतलब हुआ, कैसे हम समझे कौन कर के साथ है कौन कर के ऊपर है। तो ये कर के ऊपर कर है, समझ में आया किसी को? देखिए इसको समझते हैं। उपकर और अधिभार को समझने के बाद ही तो हम समझ पाएंगे कि किसका भार अधिक पड़ेगा। जैसे मान लो सरकार ने 5% उपकर लगाया एक चीज पर, दूसरी पर 5% अधिभार लगाया, तो हमें यह जानना होगा ना कि किसका जो बर्डन है वो कम होगा, किसका बर्डन ज्यादा होगा। और वो हम तभी समझ सकते हैं जब इनमें डिफरेंस हमको पता होगा, ठीक है। तो पहले उपकर की बात कर लेते हैं। ये क्या है, कर के साथ। अभी इनकम टैक्स स्लैब नहीं बताया हमने आपको ना, इसके ठीक बाद बताएंगे इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब में क्या है, हमारे इनकम टैक्स स्लैब में मिनिमम 5% और मैक्सिमम 30% टैक्स रेट्स है ना, कल बताए थे मैंने। मान लीजिए सरकार इनकम टैक्स में 5% एक्स्ट्रा उपकर लगा रही है। सपोज दैट सरकार ने 5% एक्स्ट्रा उपकर लगा दिया, तो जो व्यक्ति 30% के दायरे में आता है अब वो 30 + 5 35% टैक्स देगा। 30% टैक्स और 5% उपकर, क्योंकि ये क्या है, कर के साथ है। मतलब जो उपकर होता है, उपकर के दरें टैक्स की दरों में जोड़ करके वसूल की जाती हैं, समझ गए। लेकिन अगर सरकार अधिभार लगाती 5%, इसको कैसे दिया जाता। मान लीजिए वह व्यक्ति 40 लाख रुपए कमाता है और वह टैक्स की अधिकतम दर 30% पे करता है। अधिकतम दर यही है हमारे यहां 30%। 15 लाख के ऊपर कितना भी कमाओ 30% देना होगा वर्तमान स्लैब के अनुसार। तो सरकार ने उस पर अगर 5% उपकर लगाया होता तो वो कुल 35% देता, लेकिन सरकार ने उस पर 5% अधिभार लगाया है, तो वो कैसे देगा इसको समझते हैं। अगर उसकी इनकम 40 लाख रुपए है और वो अप्रोक्स 6 लाख रुपए टैक्स पे करता है हर महीने, तो फिर ये 5% जो वो देगा, 30% तो अपने 40 लाख पर देगा, लेकिन बचा हुआ 5% जो अधिभार है वो 6 लाख का देगा। बात समझ में आई? जैसे अगर किसी की इनकम 40 लाख रुपए है, किसी की इनकम 40 लाख रुपए वार्षिक है और वो सालाना 6 लाख रुपए टैक्स भरता है, ठीक है, सालाना 6 लाख रुपए टैक्स भरता है और 35% की दर 30% की दर से टैक्स दे रहा है, जो कि भारत में टैक्स की अधिकतम दरें हैं। हमने अनुमान लगा लिया है, मैथमेटिकली ये कितना सही है इस पर फोकस मत कीजिए, अप्रोक्स हमने बताया कि अगर उसकी इनकम 40 लाख रुपए है और वो अधिकतम 30% की दर से टैक्स देता है और सालाना 6 लाख रुपए टैक्स भरता है, ठीक है। सरकार अगर उस पर उपकर लगाएगी तो अब वो अगली वर्ष कैसे करेगा, इसमें 5% और जोड़ दिया जाएगा, तो उसको 6 लाख से ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि 5% और देना होगा। किसका 5%? 40 लाख का 5% और, ठीक है। लेकिन अगर सरकार उस पर 5% का अधिभार लगाएगी तो 40 लाख का 5% नहीं बल्कि 6 लाख का 5% और, 6 लाख ये प्लस 6 लाख का 5%, कितना और जुड़ जाएगा? 30,000 इसमें और जुड़ जाएगा, है ना। 6 लाख 30,000 भरेगा। लेकिन अगर उसने उपकर दिया तो ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वो 40 लाख का 5% होगा, है ना। तो उपकर का भार हमेशा अधिभार से अधिक होता है,
क्योंकि उपकर जो है वो कर के साथ दिया जाता है और अधिभार कर के ऊपर दिया जाता है, तो उपकर का भार ग्राहक पर अधिभार से ज्यादा होता है। ये बात समझना इसलिए जरूरी है कि कल को आप सरकार के आर्थिक सलाहकार होंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उपकर लगाया जा रहा है या अधिभार, समाज के किस वर्ग पर कितना प्रभाव इसका पड़ेगा, ये ध्यान में रखना होगा, है ना। तो अमीर वर्ग पर क्या लगना चाहिए, उपकर, और सामान्य वर्ग पर अधिभार। देखने में उतना ही लगेगा। लगाया कब जाता है, बताया तो, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, धन जुटाने के लिए। उद्देश्य पूरा होते ही उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन भारत में शिक्षा और गरीबी जैसे उद्देश्य कभी पूरे नहीं होते। तो एक बार लग गया तो लगता ही रहता है, कहां पूरे होते हैं। गरीबी हटाओ, कब से कहा जा रहा है गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, हट ही नहीं रही गरीबी। एक जमाना आएगा जब कहा जाएगा गरीबों को हटाओ, है ना। तो एक बार गरीबी हटाओ पर अगर उपकर लग गया, अमीरों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया उपकर, तो वो तो सदैव लगा ही रहेगा, क्योंकि गरीबी हटेगी नहीं और उपकर भी नहीं हटेगा। क्यों भाई, शिक्षा उपकर, संपूर्ण शिक्षा जब होगा तब हट जाएगा, तब तक चलता रहेगा। तो इस तरह से निर्धारित उद्देश्य के लिए ये लगाए जाते हैं। समझ में आ गए उपकर और अधिभार सबको समझ में आ गए। हम अभी शॉर्ट में इनको नोट भी करा देंगे आपको, बाद में रिवीजन करने के लिए कंप्लीट नोट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पर नोट कर लें, फिर हम इनको लिखवाएंगे। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता, प्रत्यक्ष कर संहिता वर्तमान में जो है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी, प्रत्यक्ष कर संहिता। इस प्रत्यक्ष कर संहिता में हम जो बात करेंगे वो क्या, कि जो इसको हम टैक्स स्लैब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टैक्स स्लैब, ठीक है। टैक्स स्लैब, कौन सा टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स स्लैब, ठीक है। इनकम टैक्स स्लैब में हम क्या जानने वाले हैं, जो 5% से लेके 30% का जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है उसके स्लैब जानेंगे। किस स्तर पर कितने परसेंट टैक्स लगता है, हमारी इनकम के किस स्लैब पर कितने परसेंट टैक्स लगता है, इसको हमें जानना है। तो एक छोटा सा चार्ट हमें बनाना होगा, और इस चार्ट में हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 2.5 लाख, यहां पर ऊपर लिख दो इनकम, आय, और यहां पर लिख दो कर की दरें, कर की दरें, ठीक है। कर की दरें हम यहां पर लिख देंगे, और कर की दरों के लिए हम इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे इनकम चेंज होगी कर की दरें भी बदलती जाएंगी, है ना। तो ये जो आपकी 2.5 लाख रुपए तक की आय है, याद रहे ये आय कैसी है, वार्षिक आय। किस तरह दिखाई जा रही है, एनुअल, वार्षिक आय। अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है तो आपका टैक्स कितना होगा, परसेंटेज क्या होगी, 0%, सॉरी 0%, है ना, 0% होगी, 0% टैक्स आपको देना होगा। अगर आपकी इनकम कितनी है, 5 लाख से अधिक है, और 5 लाख से अधिक 5 लाख के बीच में, यहां इसको हम बोल सकते हैं 2.5 से 5 के बीच में, 2.5 से 5 के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स कितना देना होगा, 5%। कितना देना होगा, 5%, है ना। अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख रुपए है, 2.5 का चेंज यहां पर आ रहा है। अगर आपकी इनकम 5 से 7.5 के बीच में है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। हाँ 10 का आया ही नहीं अभी स्लैब, 10% देना होगा, ठीक है। अगर आपकी इनकम 5 से 7.5 के बीच में है तो 10%, और 7.5 से 2.5 और जोड़ दो, कितना हो जाता है, 10 लाख। अगर आपकी इनकम 7.5 से ज्यादा और 10 लाख के बीच में है तो आप 15% टैक्स देंगे, ठीक है। अगर इसमें हम 2.5 लाख और जोड़ दें तो कितना हो जाता है अगला स्लैब, यहां 10 लाख से जोड़ना होगा, 10 लाख से लेकर के, इसको हटा दें नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, यानी कि अधिकतम हो जाएगा 12.5। तो इस स्लैब में हम क्या लिखेंगे, अगर आपकी इनकम 10 से लेकर के 12.5 के बीच में है तो आप 20% टैक्स देंगे, है ना, 20% टैक्स देंगे।
अगर आपकी इनकम 12.5 से 15 के बीच में है, 12.5 से लेकर के 15 लाख के बीच में है, तो आप 25% टैक्स देंगे। 5% की वृद्धि हो जा रही है। जैसे जैसे आपकी इनकम में 2.5 लाख की वृद्धि हो रही है, आपके टैक्स में 5% बढ़ जा रहा है। ठीक है। अगर आपकी इनकम 15 लाख या इससे ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आई? और 15 के बाद आपकी इनकम चाहे जितनी बढ़ती जाएगी, आपको 30% देना पड़ेगा। कल हम बात कर रहे थे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की, तो ये 5% से लेकर के 30% तक कंटिन्यूअस हमारी क्या हो रही है, इनकम, ये टैक्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकम भी बढ़ रही है। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स बढ़ रहा है, तो ये क्या है, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव। लेकिन उसके बाद टैक्स की दरें क्या हो जा रही हैं, फिक्स हो जा रही हैं। फिर चाहे इनकम कितनी भी बढ़ेगी, टैक्स नहीं बढ़ेंगे। ये क्या है, आनुपातिक। और आनुपातिक और प्रगतिशील दोनों को मिलाकर के क्या बना, अवक्रमिक। तो भारत में अवक्रमिक प्रणाली। यहां तक समझ में आ गया था? अब हमें समझना है कि ये टैक्स निकालते कैसे हैं। अगर हम आपसे कहें कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 20 लाख रुपए है, अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 20 लाख रुपए है, तो इस स्लैब के आधार पर उसे कुल कितने रुपए टैक्स भरना होगा, कुल कितने रुपए टैक्स भरना होगा। बताने से पहले ये सारे स्लैब को फॉलो करिए। आपने सीधे 20 लाख का 30% निकाल दिया, लेकिन उसका क्या, जो 2.5 लाख रुपए उसे छूट मिली है, वो क्यों नहीं देंगे उसको? उसका क्या कि उसकी 2.5 लाख पर 5%, दूसरे 2.5 लाख पर 10%, फिर ऐसे करके इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो सीधे 30% नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर किसी की कुल इनकम कितनी है, 20 लाख रुपए है, किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 20 लाख रुपए है, और हम जानना चाहते हैं इस स्लैब के अनुसार उसे कुल कितने रुपए टैक्स भरना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस 20 में से सबसे पहले माइनस कर देंगे 2.5 लाख रुपए, क्योंकि ये उसकी टैक्स छूट है। उसको कुल कितना टैक्स देना होगा, 17.5 लाख पर। कमाया है 20 लाख, टैक्स देगा कितने पर, 17.5 पर। इसका मतलब ये नहीं कि 17.5 का सीधे 30% निकाल देंगे, नहीं। फिर आएंगे अगले स्लैब पर, अगले पार्ट पर। वो क्या कहता है, 2.5 से 5 लाख के बीच की आय पर 5% लगेगा। तो इस 17.5 में से क्या करिए, 2.5 निकाल दीजिए, और इस 2.5 का कितने परसेंट, 5%। ठीक है। इस 2.5 का 5% कितना हो जाता है, 2.5 लाख का 5% कितना हो जाता है। मैथमेटिक्स किसकी अच्छी है, निकालिए। हाँ, 2.5 लाख का 5% कितना हो जाता है, सही बता रहे हैं, ये सही है, 10,500,000 रुपए, 10,500 रुपए। ठीक है, ये हो गया 10,500 रुपए, सही है। 2.5 लाख का 5% कैसे निकालेंगे, 1 लाख का 5,000, दूसरे लाख का भी 5,000, और बचे हुए का 12,500। 2,500 हो गया ना, और 12,500, 12,500 आएगा। तो 12,500 आ गया। ये आपके 2.5 लाख का 12,500, एक स्लैब आपने पार कर लिया 5% वाला, है ना। तो इसमें से अगर हम 2.5 निकालेंगे तो कुल कितना बचा, 15 बचा। उधर ध्यान मत दो, 15 बचा ना, यानी कि इसके 5 लाख का इंतजाम हो गया। 2.5 उसमें टैक्स फ्री हो गए, 2.5 पर इसने टैक्स दे दिया, बचा कितना, 15 बचा ना। इस 15 में से भी अब ये 5 से 7.5 के बीच वाला, यानी कि 10% वाले स्लैब से टैक्स पे करेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में कितना आता है, 2.5। तो 2.5 लाख का इसका अब कितना निकलेगा, 10%। 2.5 लाख का 10%, ठीक 12.5 का उल्टा कर दो, डबल कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया ना। 12.5 का डबल कितना हो गया, 25 ना। तो 25,000 इसने और पे किया, 25,000 इसने और पे किया, समझ रहे ना। अब इसने कुल कितने पर टैक्स दे दिया, 5 वो हो गया था, 2.5 और हो गया, 7.5 पर टैक्स दे दिया। कितना बचा 20 में से, 20 में से इसका 7.5 निकल गया, कितना बचा है, 12.5 बचा। अब आ जाएगा ये किस पर, 15% वाले पर। तो 12.5 में से 2.5 लाख पर ये 15% देगा। 2.5 लाख का 15% कितना होता है,
2.5 लाख का 15% कितना होता है, जल्दी निकालो। इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो या इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है, भारतीय 36 हो गया और 37,500, ठीक है, कितना हो गया 37,500, 37,500 रुपए 15% की दर को पार कर लिया। 12.5 लाख में से 2.5 लाख और कम हो गए इसके, बचा कितना 10 लाख। अब ये किस पर देगा, कितना परसेंट देगा, 20% देगा। तो जो इसका 10 लाख बचा है उसमें से इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2.5, तो उसमें से 10 में से इसका कितना निकाल लो, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख का कितना परसेंट निकाल लो, 20%। कितना होता है 2.5 लाख का 20%, 2.5 लाख का 20% डालने के लिए इसमें 12,500 और जोड़ दो, हैं? ऐसे गलत मत बताओ, ऐसे अंदाज से, आप लोग की मैथ बहुत वीक है। लगाइए संदीप इसको, नहीं मालूम है क्या करना, सीसेट ऐसे ही कर जाएंगे, जीएस में निकल जाएंगे, सीसेट में सब अटकोगे एक तरफ से, सबका हमें दिखाई दे रहा है, सीसेट सबका रुकेगा, जो लेवल आता है ना मैथ का, होश उड़ जाएंगे। और कंपलसरी होता है, पहले सीसेट की कॉपी चेक होती है, जानते कि नहीं, पहले सीसेट की कॉपी चेक होती है, उसके बाद जीएस की कॉपी को हाथ लगाता है एग्जामिनर, और सबका वीक है पूरा 50। इसमें कितना जोड़ा है आपने, हाँ 12.5 जोड़ा है, तो 50,000 रुपए इसमें और ऐड कर दिया, कहां तक आ गए 20% तक। कितना उसका रह गया, 7.5 रह गया, टैक्स और देना है 7.5 पर। अब आ जाएगा वो 25% पर। 7.5 में से फिर से क्या निकालेगा, 2.5 लाख। 2.5 लाख का 25% कितना होता है, इसमें और जोड़ दो 12.5, इसमें 12.5 और जोड़ दो, है 62,500, 62,500 हो गया, 25% तक दे चुका। कितना रह गया, 5 लाख, 5 लाख रह गया ना, बचे हुए का कितना निकाल दो, 30%। 5 लाख का 30% कितना होता है 75, हाँ 5 लाख का 30%, हाँ 75। जोड़ दो इस सबको, जोड़ दो सबको, कितना हो रहा है, दस, 5, कितना हो रहा है आपका, हाँ 2,42,000, 24 यहां आ रहा है, 2,42,500, सही है ना। अगर ये आदमी 20 लाख का ईमानदारी से टैक्स भरेगा तो इसे इतना देना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये टैक्स इसको देना पड़ेगा 2,42,000। और अगर सरकार ने इस पर लगा दिया 5% का उपकर तो क्या होगा, यहां तक तो ऐसे ही चलेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसका 5 लाख बचा है ना, उसका फिर 30% नहीं 35% देना पड़ेगा इसको। अगर इस आदमी पर सरकार ने 5% का उपकर लगाया तो फिर ये अपनी बची हुई रकम जो कि 25% के बाद बचती है, अभी 5 लाख बची थी ना, उसका 30% निकाला, अगर उपकर लग गया इस पर 5% का, तो ये कितना निकालेगा उसका 35। अगर 35% निकालेगा तो 5 लाख का 5% कितना होता है, 5 लाख का 5% 25,000 रुपए होता है ना। तो इसमें 25,000 और जोड़ दो, 25 और जोड़ दो इसमें, ठीक है। अब ध्यान रखना यहीं पर। और अगर सरकार ने इस पर अधिभार लगाया 5% का, तो अगर अधिभार लगाया तो इसके 2,42,500 का 5% निकाल लो, है ना। किसका भार ज्यादा पड़ रहा है, उपकर का, अधिभार से ज्यादा पड़ रहा है ना उपकर का भार, समझ रहे ना।
ये समझ में आया कि नहीं? टैक्स निकालने वाला स्किल समझ में आया? प्रक्रिया सबको इस तरह कर निकाले जाते हैं। ये नहीं कि सीधे कुल इनकम का 30%, ऐसे नहीं, इस प्रक्रिया से गुजरना होगा, चाहे आप कितना भी कम कमाते हो चाहे जितना भी ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो समझ ली है सबने। अब इनको लिखवा दे, जो मेन इसके जो फैक्ट हैं उनको हम नोट कर लेते हैं।